चला जाए मैट्रिक्स पर। भैया नया चैप्टर चालू हो गया यहाँ से, मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक। मैट्रिक्स की बात करते हैं, है ना। मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में मैंने फ़र्क समझाया था। पहली बात, मैट्रिक्स में बता, रो कॉलम के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है। दूसरी बात, मैट्रिक्स इज व्हाट? मैट्रिक्स इज ओनली एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, मैट्रिक्स इज ओनली एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, राइट। इट्स ओनली अरेंजमेंट है, आपको लोगों को सेट करना है, बैठाना है, जैसे इस रूम के अंदर मुझे बैठाना है लोगों को, तो अरेंजमेंट है बेसिकली। ठीक है, तो मैट्रिक्स इज ओनली एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, एलिमेंट्स रियल भी हो सकते हैं और इमेजनरी भी। एलिमेंट्स मे बी रियल और इमेजनरी। ठीक है, एलिमेंट्स मे बी रियल और इमेजनरी। समझ में आ गया? एलिमेंट्स रियल भी हो सकते हैं और इमेजनरी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है एलिमेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें। तो एलिमेंट्स मे बी रियल और इमेजनरी। ओके, ठीक। तो हम इन मैट्रिक्स में ध्यान रखें, रो हमेशा कॉलम के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी, कोई जरूरी नहीं है, दोनों बातें हो सकती हैं। मैट्रिक्स इज ओनली एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मे बी रियल और इमेजनरी। ठीक है, मैट्रिक्स इज नॉट सॉल्वेबल, मैट्रिक्स इज नॉट सॉल्वेबल, न्यूमेरिकली सॉल्वेबल। ठीक है ना, मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जो डिटर्मिनेंट बनता है वो मैट्रिक्स का ही तो बनता है, और केवल उन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनेगा जिसका रो किसके इक्वल होगा? कॉलम। भाई पहले मैट्रिक्स आया था फिर डिटर्मिनेंट आया था। पहले क्या आया था? पहले मैट्रिक्स आया फिर डिटर्मिनेंट आया। तो मैट्रिक्स जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हुई तो उसका फिर जब वैल्यू निकाला गया तो उसके लिए उसको डिटर्मिनेंट बोला गया। क्या बोला गया? डिटर्मिनेंट। पर मैट्रिक्स की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, मैट्रिक्स इज नॉट न्यूमेरिकली क्या लिखा है? सॉल्वेबल, यानी एक्सपेंडेबल नहीं है, यानी आप उसकी कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते। ओके, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि भाई अगर हम मुझे कोई बोले कि m क्रॉस n का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बनाओ, बनाइए सब। कितने लोग बना सकते हैं m क्रॉस n का? am1 a12 a1n। पहला वाला किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को। और लास्ट वाला कॉलम को। अच्छा तो आगे बताओ, a21 a22 a2n, लास्ट आ जाइए am1 am2 amn। दिख रहा है सबको? बताओ नंबर ऑफ रोज कितनी है? कितनी है? m। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? ऑर्डर बोलो, m क्रॉस n। क्या बोलता है इसे? m क्रॉस n। तो हम पहले से जानते ही हैं, ऑर्डर का मतलब हम समझते हैं, m क्रॉस n, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये इसका ऑर्डर है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आ गया सबको? ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें नहीं आएंगी, वो देखते हैं अपन लोग क्या है। क्लियर? चलिए, समझ में आ गया सबको? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं? इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं कुछ लोग, aij, है ना, m क्रॉस n। एक तरीका तो ये है, ऐसे लिख लो आप, aij m क्रॉस n लिख लो। ठीक है। दूसरा तरीका कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख देंगे, है ना, इस तरह का सिंबल यूज़ करके लिखेंगे। ठीक है। और तीसरा सिंबल क्या है? तीसरा सिंबल हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे सिंबल यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के सिंबल यूज़ करते हैं, ये दोनों सिंबल कॉमन है एक्चुअली। तो कई बार ऐसे लिखेगा तो भी आप समझ जाइएगा, और ऐसे लिखेगा तो भी आप समझ जाइएगा। ठीक है ना। इसी चीज़ को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, इसी चीज़ को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। समझ में आ गया? तो ये मैट्रिक्स को लिखने का तरीका है। क्लियर? चलो यहाँ पर ये समझ में आया? m क्रॉस n में i कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? i 1 से m, i मतलब पहला वाला एलिमेंट, और j कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 1 से लेकर n तक। आगे सबको? ठीक है। चलिए, तो अपन एक मैट्रिक्स बना के देखते हैं। पहले आप एक मैट्रिक्स बना के देखो कितने मैट्रिक्स बन सकता है, कैसे बनेगा। इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? अगर 2/3 का 2/3 का मैट्रिक्स है, 2 3 2/3 7 और 8, कितने एलिमेंट्स है? कितने बाय कितने का है? 2/3 का। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हुए? 6। तो अगर m/n का है तो टोटल एलिमेंट्स m क्रॉस n लिख लीजिएगा। टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? m क्रॉस n, m इंटू n बोल सकते हो आप। m क्रॉस n का मतलब m इंटू n। ठीक है। जो ऑर्डर है वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जो ऑर्डर है वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है। जो ऑर्डर है वही उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक। तो ध्यान रखें, टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? m क्रॉस n। टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? m क्रॉस n। ठीक। चलो एक छोटा सा मैट्रिक्स बना के देखते हैं हम लोग। तब बनाइए ज़रा कैसे बनाना है।
ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2, ठीक है, ओके, एंड हुज एंट्रीज ए आई जे गिवन बाय, हुज एंट्रीज ए आई जे गिवन बाय, ए आई जे क्या लिखा है उसने, 3 की पावर आई माइनस जे बाई 2, फिल करिए सर, 3 की पावर आई माइनस जे बाई 2, ठीक है। आपको बनाना है एक मैट्रिक्स 3/2 का, और ए आई जे मैंने आपको दे दिया, बनाइए, मतलब क्वेश्चन ऐसे समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स बनाओ ए आई जे, और किस ऑर्डर का बनाना है, 3/2 का, करिए, फिल करो सर। 3/2 का मतलब समझ में आया ना, 3 रो 2 कॉलम आएगा, करिए कैलकुलेट। इसको भरोगे कैसे 3/2 को, बताना है वो जरा, कैसे भरते हैं, क्या बनेगा, A11 A12 और बोलो, A21 A22 और बोलो, A31 A32, बन गया 3/2, फिलेट भरिए, बनाइए खुद, वैल्यू निकाल के रखते जाइए इसमें, वैल्यू निकाल के रखते जाइए इसमें। फिर करिए इसे, कर लिया, हो गया सबका, चेक करें, फिल कर लेते हैं, राइट। तो आपको वैल्यू तो निकालनी थी, उसमें कुछ रॉकेट साइंस तो लगानी नहीं थी, तो बना लेते हैं अपन, ठीक है। तो A11 कितना आएगा, आई की जगह 1, जे की जगह 1, ए की जगह, आई की जगह 1, जे की जगह 1, तो 3 माइनस 1/2, 1 ही आएगा रे, कितने लोग आ गया, उस वाले में रखना, A12 मतलब 3 की पावर 1 माइनस 2/1, 1 आ रहा है क्या, सही कर रहा हूँ मैं, गलत कर रहा हूँ भाई, 2 था क्या नीचे, तो 1/2 आएगा, कितना आएगा 1/2, चलो A21 बता दो फटाफट, 3 स्क्वायर माइनस 1/2, 4 आ रहा है, कितना आएगा 4, ठीक है। A22 बताओ कितना आएगा, A22 आएगा 3 स्क्वायर माइनस 2/2, 7/2 आएगा, करेक्ट है क्या। अब आएगा A31 आएगा 3 की पावर 3 1/2, 26/2, 13 आएगा, करेक्ट। और लास्ट वाले में 3 की पावर 3 25/2, कितने लोग पहुँचे, फिल कर लो, कर लोगे, वहाँ रख दो, आंसर बताओ कितना आ रहा है। तो फाइनली आपका आंसर कितना है यहाँ, A11 बोलो 1, A12 बोलो हाफ, A21 बोलो 4, A31 13, A32 25/2, ये आपका आंसर है, कर लोगे, ये तरीका है मैट्रिक्स फिल करने का, हो जाएगा, सबसे सिंपल अप्रोच है, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। इस तरह से हम मैट्रिक्स फिल कर सकते हैं, ओके। एक और ट्राई करिए, एक और ट्राई करिएगा, ठीक है। करें स्टार्ट एक और, ठीक है, एक और ट्राई करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन सेम ही रखता हूँ, यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ ए आई जे, लिखिए आई प्लस जे, जब आई जे के इक्वल है, और आई माइनस जे जब आई जे के इक्वल नहीं है, करिए, फिल करिए इसे, सेम क्वेश्चन है 3/2 का, ढूंढिए फटाफट, करिए वही क्वेश्चन, बन जाए तो बताना, हो गया। सबने कर लिया, ये कोई रह गया, हो गया सबका, चेक कर लें आंसर, हटा दो से, ठीक है, चलो आंसर चेक करते हैं। लो भैया, कितने लोगों का आंसर सही हुआ देख लेते हैं अभी, है ना। लो स्टार्ट करें, सबसे पहले A11, कितने लोगों ने निकाल लिया A11,
A11 क्या आएगा? A11 आ रहा है जब i j के इक्वल है, तो यहाँ पुल करो आप, तो i j के इक्वल है तो A11 आएगा 1 + 1 2, ठीक है ना। और क्या चाहिए अपन को? A22 चाहिए। A22 कितना आएगा? 4। और क्या चाहिए? बस दो ही है ना इक्वल वाले तो, और अलग अलग वाले A12, A21, A31 और A32, करेक्ट है क्या? A12 बताओ, i - j -1, ये +1 और 2 और 1, बस फिल कर लो, आंसर आ गया। कर लोगे? तो बताओ आंसर कितना है इस क्वेश्चन का? A11 आ गया 2 -1, आगे बोलो 1 4, आगे 2 1, ये लीजिए। आगे समझ में कैसे करना है? कर लोगे? ठीक है, नेक्स्ट, ये आ गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को। फाइंड possible order of matrix. Find possible order of matrix if it has, find possible order of matrix if it has 12 elements, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखिए 16 एलिमेंट्स, और तीसरा क्वेश्चन लिखिए 24 एलिमेंट्स। बिना बोले आप लिखते जाइए आंसर। आ गया? कितने लोगों का आ गया? 12 एलिमेंट है ना, तो ऑर्डर क्या हो सकता है पहले वाले का? या तो 3/4 बना लो, या फिर 4/3 बना लो, या 2/6 बना लो, या 6/2 बना लो, या 1/12 बना लो, या 12/1 बना लो। तो 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। आगे समझ में? 6 पॉसिबिलिटीज़ है। 12 एलिमेंट है तो 6 तरीके सेट कर पाओगे, 3/4, 4/3, 2/6, 6/2, 1/12 एंड 12/1, राइट। और कोई तरीका मिस तो नहीं कर रहा ना मैं? चलो ठीक है। अब आ जाओ 16 एलिमेंट्स का, कौन बनाएगा? 16 एलिमेंट्स का बताओ कैसे आएगा? 2 × 8, 8 × 2, 16 × 1, 1 × 16, 4 × 4, खत्म हो गया क्वेश्चन। अरे बोलो, चलो थर्ड वाले पर आ जाओ। 24 कौन बताएगा? 24 में आएगा 24 × 1, 1 × 24, एक कम और 12 × 2, और बोलो 2 × 12, और 6 × 4, 4 × 6, और 3 × 8, 8 × 3, और बस। और कोई पॉसिबिलिटी? और किसी तरीके से आ सकता है? 24 नहीं आ पाएगा तो कितने केसेस होंगे? 8। ये आपका आंसर है। कर लोगे सब लोग? ठीक है ना। इस तरह से वो पूछ सकता है कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, हो जाएगा सबसे श्योर? अरे हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम चलेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स पर। किस पे चलेंगे? टाइप ऑफ मैट्रिक्स पर, या जिसको बोल सकते हैं हम डेफिनेशन। क्या बोल सकते हैं? डेफिनेशन। मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। मैट्रिक्स में बहुत तरह के टाइप हैं, तो हम सब तरह के टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, आगे सबको समझ में? तो लिखो भैया, चलो टाइप ऑफ मैट्रिक्स। हम बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ओके, चलो पहले समझते जाना, फिर मैं एक साथ नोट करा दूंगा आपको। टाइप ऑफ मैट्रिक्स बोर्ड पे देखो, मैं सब समझाता हूँ, एक बार देखते जाओ, फिर एक साथ नोट कर दूंगा। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। पहले आ जाओ रो मैट्रिक्स, सुनते जाना, फिर मैं सब लिखवाऊंगा। रो मैट्रिक्स कौन बताएगा? रो मैट्रिक्स, आवाज़ ही नहीं आ रही। रो मैट्रिक्स का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, कॉलम कितने भी हो कोई फर्क, रो एक होना चाहिए, एक ही रो होना चाहिए, कॉलम कितने भी हो, वो रो मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, रो कितनी भी हो। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स मतलब एक ही रो हो, कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक ही कॉलम हो। पक्का समझ में आ गया? अच्छा, एक होता है सिंगलटन। क्या होता है? सिंगलटन। सिंगलटन मैट्रिक्स का मतलब जिसमें एक ही एलिमेंट हो, जिसमें एक ही एलिमेंट हो। क्या ये रो मैट्रिक्स है? आवाज नहीं आ रही। जब सिंगलटन है तो क्या ये रो मैट्रिक्स है? क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है? सिंगलटन मैट्रिक्स इज अ रो मैट्रिक्स एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स। समझ में आ गया? तो रो मैट्रिक्स कितने लोग समझ में आया? रो मैट्रिक्स का मतलब ओनली वन रो। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब
ओनली वन कॉलम, और सिंगलटन मैट्रिक्स का मतलब एक ही एलिमेंट होना चाहिए, तो उसका मतलब एक ही रो होगा और एक ही कॉलम होगा, ठीक है। चौथा आता है नल मैट्रिक्स। कौन सा आता है, कितने लोग समझते हैं नल मैट्रिक्स? नल मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, सारे जीरो होने चाहिए, चाहे उसको नल बोलो चाहे जीरो बोलो, तो ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब जीरो 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 जीरो, जहां देखो वहां है जीरो, इसे बोलते हैं नल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स। समझ में आ गया? ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। अब आता है 5वें नंबर पे, एक आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, एक वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कौन बताएगा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कौन सा बताया? और वर्टिकल बताओ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में फर्क बताओ। हॉरिजॉन्टल कैसे लगना चाहिए, ऐसा कि ऐसा? हॉरिजॉन्टल ऐसे दिखना चाहिए, थोड़ा इस तरह से लंबा दिखना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब ये वाला, एक मिनट देखो, ये फील दे रहा है हॉरिजॉन्टल का कि वर्टिकल का? हॉरिजॉन्टल का फील दे रहा है ये, तो इसका मतलब रो ज़्यादा है कि कॉलम? कॉलम ज़्यादा है ना, हॉरिजॉन्टल में कॉलम ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल में कॉलम रो से ज़्यादा होगा। वर्टिकल में, वर्टिकल ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। तो वर्टिकल कैसे नज़र आएगा? ऐसे नज़र आएगा। दिख रहा है आपको? क्या ये वर्टिकल वाली फीलिंग दे रहा है? आवाज़ नहीं आ रही? तो रो ज़्यादा कि कॉलम ज़्यादा? रो ज़्यादा, ठीक है ना। तो रो कॉलम से ज़्यादा है तो वर्टिकल है, और हॉरिजॉन्टल कॉलम रो से ज़्यादा है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स रो इक्वल टू कॉलम, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम। अगर रो कॉलम के इक्वल नहीं है तो रेक्टेंगुलर, और इक्वल है तो स्क्वायर। हमारे काम में स्क्वायर ही आती है, ठीक है। 99% क्वेश्चंस में हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स ही काम में आती है। समझ में आ गया? तो कितनी डेफिनेशन हो गई? 8। तो स्टार्ट करो नंबर 1 से। पहले लिखो रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स लिखो भैया। रो मैट्रिक्स में क्या होगा? लिखो भैया रो मैट्रिक्स। कितने लोग बता सकते हैं रो मैट्रिक्स का मतलब? ओनली वन रो प्रेजेंट। रो मैट्रिक्स का मतलब लिखिए ओनली वन रो प्रेजेंट। रो मैट्रिक्स का मतलब है ओनली वन रो प्रेजेंट। ओके, क्या लिखा आप लोगों ने? ओनली वन रो प्रेजेंट, ठीक है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल लिख लीजिए, ABCD E, बहुत है इतना, ठीक है। भावना मत बजाना, इतना ही बहुत है, कंट्रोल नहीं होगा तुमसे। कुछ ही चीज़ तो आती है तुम्हें, उसमें से ये भी आता है, तो कंट्रोल करना पड़ेगा। ये हटा नहीं हटा, ये लाइफ टाइम काम में आएगा ABCD, ठीक है। समझ में आ गया? इसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। कर लेंगे। सेकंड लिखो, कॉलम मैट्रिक्स लिखो। अरे लिख लो सेकंड कॉलम मैट्रिक्स, फिर डिस्कशन चालू कर दिया। कॉलम मैट्रिक्स, हाँ भाई कितना बना लिया कॉलम मैट्रिक्स? समझते हो ना? जिसमें क्या होगा? ओनली वन कॉलम प्रेजेंट। लिखो ओनली वन कॉलम प्रेजेंट, ओनली वन कॉलम प्रेजेंट, ठीक है। ओनली वन कॉलम प्रेजेंट। समझ में आया? क्या लिखा सबने? ओनली वन कॉलम प्रेजेंट। कितने हो गए? 2 पॉइंट, ठीक है। तीसरा लिखो सिंगलटन। सिंगलटन समझ गए? सिंगलटन मैट्रिक्स कौन बताएगा? सिंगलटन मैट्रिक्स ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट। लिखो सिंगलटन, लिखो ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट, ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट, ठीक है। सिंगलटन का मतलब ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट। क्लियर? अच्छा एग्जांपल बताओ। ओनली ए, खत्म, ये सिंगलटन है। क्लियर? क्या सिंगलटन मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है? बिल्कुल है, दोनों है भैया, दोनों है, ठीक है। ये रो मैट्रिक्स में भी काउंट होगा और कॉलम मैट्रिक्स में। फोर्थ लिखो नल मैट्रिक्स। डेफिनेशन वेफिनेशन क्या बोर्ड के हिसाब से ठीक है, काम आती है, आए तो। मुझे लगता नहीं कि बोर्ड वाले भी इतने लेवल पे पूछेंगे आपसे। हम बोर्ड का भी लेवल होता है, तो वो ऐसे नहीं पूछेंगे रो मैट्रिक्स क्या होता है, डिफाइंड रो मैट्रिक्स 1 मार्क्स। लिखो नल मैट्रिक्स। कौन बताएगा नल मैट्रिक्स? ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। बट ऐसे नहीं करना, लिखो ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, लिखो ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। ये तुम्हारा फेवरेट है हमेशा की तरह। जीरो को देख के तुम्हें अपनी जैसी फीलिंग आती है, अपनापन है इसके साथ, लाइफ में कई बार आया है, लिख लो, ठीक है। ये सब नल मैट्रिक्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका दूसरा नाम है जीरो मैट्रिक्स। कौन सा नाम है इसका? हाँ, जीरो मैट्रिक्स।
नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो समझ जाओ कि वो नल मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है वो? नल। कितने पॉइंट हो गए हमारे? 4। पांचवा लिखो। पांचवा कौन सा लिखोगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स लिखो। कितने लोग लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स? रो ज़्यादा कि कॉलम? अरे कॉलम ज़्यादा कि रो? कॉलम ज़्यादा। फील आता है ना हॉरिजॉन्टल कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा हॉरिजॉन्टल, फैला हुआ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स लिख लो भैया। कई से बनेगा? आई से। A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये बन गया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। दिख रहा है सबको? समझ में आ रहा है? ये हॉरिजॉन्टल बन रहा है। इसमें रो ज़्यादा है कि कॉलम? क्या ज़्यादा है? हाँ, तो C R से ज़्यादा है। C किससे ज़्यादा है? R से। नंबर ऑफ कॉलम इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज। अगर नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो से ज़्यादा है तो समझ जाइएगा कि वो क्या है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, ठीक है। चलो, C ग्रेटर देन R का मतलब समझ में आया ना? C स्टैंड्स फॉर और R स्टैंड्स फॉर रो, ठीक है। 6 नंबर पर आ जाइए। छठा कौन सा है? वर्टिकल। वर्टिकल मैट्रिक्स। 6 लिखिए, वर्टिकल मैट्रिक्स। कैसे दिखेगा वर्टिकल मैट्रिक्स? आई सा दिखेगा, ऐसे, ठीक है, आई सा, खंबे की तरह, ठीक है। तो A1 B1 A2 B2 A3 B3। बताओ रो ज़्यादा है कि कॉलम? रो कॉलम से ज़्यादा है। तो R अगर ग्रेटर देन C है तो समझ जाना कि ये वर्टिकल मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? वर्टिकल मैट्रिक्स। इफ R ग्रेटर देन C, ठीक है। अगर R C से ज़्यादा हो जाए तो समझ जाइएगा कि ये वर्टिकल मैट्रिक्स का ही एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? कितने हो गए अब तक? अब तक 6 हो गया है। कितना हो चुका अब तक? 6। 7वें नंबर पे आ जाओ। लिखो रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें रो कॉलम के इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, बस। तो जितनी आप बनाते हैं ना 3/2 2/3 ये सब रेक्टेंगुलर हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिखना भैया। रेक्टेंगल मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब रो कॉलम के इक्वल नहीं है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स, लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लिया? ओके। कौन बताएगा स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा? रो कॉलम के इक्वल हो जाएगा, बरोबर हो जाएगा, बरोबर, ठीक है। रो कॉलम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, नहीं बराबर आ जाएगा, बरोबर हो जाएगा, बरोबर। चलो आगे समझ में, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया, यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो समझने की बात है वो है, यहाँ पर एक दो चीज़ें समझने की आएंगी, सुन लो पहले। दो चीज़ें आती हैं, है ना। जब हम रो इक्वल टू कॉलम लिख लेते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिख के दिखाया आपको, है ना। A11 A12 A13, ठीक है। A21 A22 और A23, ठीक है। और A31 A32 और A33। पे में मत करो, दर्द देख लो। अब सुनो, अच्छा ये आ गया अपने पास, ये अपना स्क्वायर मैट्रिक्स है। इधर देख लो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, 3/3 का, राइट। अच्छा, अब उसमें एक चीज़ होती है, एक होता है प्रिंसिपल डायगोनल। क्या होता है प्रिंसिपल डायगोनल? कितने लोग समझते हैं कौन सा होता है प्रिंसिपल डायगोनल? ये वाला, है ना, इसे कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं इसे? इसको अगर मैं जनरलाइज कर दूँ तो ऐसे चलता जाएगा। तो ये A1n आएगा, ये 2an आएगा, ये A3n आएगा, ठीक है ना। और ठीक है, और यहाँ पर AN1 AN2 और ये ANn आएगा। तो बेसिकली ये मैट्रिक्स है n/n का। किसका मैट्रिक्स है ये n/n का मैट्रिक्स है, राइट, ठीक है। अगर n/n का मैट्रिक्स है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये जो है ना, इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं इसे? PD मतलब प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, है ना। समझ में आ गया। और जो दूसरा वाला डायगोनल जो आपको दिख रहा है दूसरा वाला डायगोनल? कितने लोगों को दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला? अरे बन जाएगा, बना लेना आप, बना ले जाएंगे। सही नहीं बना वो, ठीक है, बीच में से एंट्रीज ले लेना आप, ठीक है ना। ये ऐसे है, मैं इसको छोटे में समझा देता हूँ। A11 A12 A13, ठीक है। A21 A22 A23, ठीक है। और A31 A32 और A33। इसमें दो डायगोनल होते हैं बेसिकली। ये वाला जो है ना, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, और इसे बोलते हैं हम सेकेंडरी डायगोनल। समझ में आ गया? तो उसमें जो देख लेना आप कौन सा है। समझ में आ गया? इसे कौन सा बोलते हैं अपन? सेकेंडरी डायगोनल। कौन सा बोलते हैं? सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है। समझ में आ गया? तो एंट्री चेक कर लेना, सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं
या ऑफ डायगोनल भी बोल देते हैं, है ना। ऑफ डायगोनल का मतलब ये काम में नहीं आता हमारे ज़्यादा, सेकेंडरी डायगोनल, राइट। तो ये जो डायगोनल है ये प्रिंसिपल डायगोनल है और ये सेकेंडरी डायगोनल है, ठीक है, आ गया। अच्छा, जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हम बात करेंगे, तो एक टर्म आती है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। पढ़ा है सब लोगों ने, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ओनली इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, किस में होगा, ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स। और व्हाट इज ट्रेस, ट्रेस क्या होगा, ट्रेस होगा सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। जैसे कोई मुझसे पूछेगा, इसको शॉर्ट में लिखते हैं टी आर ऑफ ए, रख दो। टी आर ऑफ ए का मतलब कितने लोग समझे, टी आर ऑफ ए का मतलब ट्रेस ऑफ ए, टी आर ऑफ ए का मतलब ट्रेस ऑफ ए, और ट्रेस ऑफ ए का मतलब होता है सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। तो बताओ कितना आएगा, बोलो। A11 आगे, A22 आगे, A33 आगे, ANN, ये लीजिए सर, आगे समझ बैठिए अब, ठीक है, बैठ जाओ, ध्यान रखना आगे से, आगे समझ में क्लियर। तो दो बातें ध्यान रखिएगा, जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं और हमसे पूछा जाए ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स निकालो, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा वो क्या होगा, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। आप इसको m/n में नहीं बात कर पाओगे, आप इसको सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में बात कर पाओगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही बात करनी है, और ट्रेस का मतलब हो गया सिंपल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स का जो सम होगा उसे हम ट्रेस बोलते हैं। समझ में आया सबको, अरे आया कि नहीं आया, पक्का आ गया, नोट करो उसे। सेकंड डायगोनल क्या सेम कहाँ से होंगे, अलग होंगे ना यार डायगोनल। आप ये देखो, ये डायगोनल के एलिमेंट्स अलग हैं, इसके अलग हैं, नहीं नहीं सिर्फ एलिमेंट्स लिखवा है ना, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, ओनली प्रिंसिपल डायगोनल, सम ऑफ एलिमेंट्स इन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, बस केवल और केवल प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को ही ऐड करना है, बाकी दूसरे वाला काम ही नहीं आता, उससे कोई मतलब नहीं है। बस एक टर्मिनोलॉजी है मैंने बता दी कि इसको सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं या ऑफ डायगोनल बोलते हैं। तो अगर बाई चांस कभी पढ़ो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यार ये क्या होता है। अच्छा, बड़े ध्यान है मेरा। वो ये कहना चाहता है एक आप ही हो जो बाहर निकाल दोगे, पूरी बात नहीं बोले उसने। ये पीडी है ना, पीडी का मतलब प्रिंसिपल डायगोनल, पूरा लिखना, डीडी नहीं था वो पीडी था। ऐसे ख्याल आता है रात को 11 बजे, ठीक है। ओके, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, जब तक आप ट्राई कर लो एक बार। अच्छी बात है, खुशी की बात है। ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे सब लोग, ठीक है, ध्यान से करिएगा। ए, ये लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर 6 8, ये लिखा हुआ 3 बीटा स्क्वायर और 9, और लिखा हुआ है 4 5 गामा स्क्वायर, ठीक है। अल्फा स्क्वायर 6 8, 3 बीटा स्क्वायर 9, 4 5 गामा स्क्वायर। और बी एक मैट्रिक्स है मेरे पास, उसमें लिखा हुआ उसने 2 अल्फा 3 और 5, ठीक है। ये लिखा है 3 2 बीटा और 4, और यहाँ पे लिखा है 4 5 2 गामा -3, 2 गामा -3, ठीक है। अच्छा, वो आपसे कहता है कि ट्रेस ऑफ ए जो है वो ट्रेस ऑफ बी के इक्वल है, ट्रेस ऑफ ए ट्रेस ऑफ बी के इक्वल है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा की वैल्यू क्या होगी। बढ़िया, करिए आप क्वेश्चन ट्राई करिए, मुझे आंसर दे दीजिए आप। सबका 3 आ रहा है क्या? डस्टर किधर गया? डस्टर था ना, देना वो, ठीक है। कितने लोगों का 3 आ गया आंसर, चेक करें। अच्छा, ट्रेस ऑफ ए ट्रेस ऑफ बी के इक्वल है, ये लिखवाया ना मैंने, ट्रेस ऑफ ए ट्रेस ऑफ बी के इक्वल है, समझ में आ गया। तो ट्रेस ऑफ ए ट्रेस ऑफ बी के इक्वल है, इसको सही कर लेना, सेकंड डायगोनल इसको गलत बनाया मैंने, तो ढंग से बना लीजिएगा इसको, सेकंड डायगोनल, ठीक है। हाँ भाई, चलो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर आ जाइए। तो ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी, ये लिख लिया सबने। कौन बताएगा ए का ट्रेस, हाथ खड़े करो, ए का ट्रेस बताओ, क्या ए का ट्रेस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, यही है ए का ट्रेस। तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अच्छा बी का ट्रेस बताओ कितना होगा, बी का ट्रेस दिख रहा है सबको, ये बी का ट्रेस है। बताओ बी का ट्रेस क्या है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा -4। कितने लोग पहुँचे यहाँ तक, -3 है क्या, तो -3 पहुँच गए सब लोग। चलो आगे सुनते हैं, अब इसको इधर ले जाते हैं सबको, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस 1, बीटा स्क्वायर -2 बीटा प्लस 1 और प्लस गामा स्क्वायर -2 गामा प्लस 1 इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं आया, आगे समझ में कैसे करा, जो 3 इधर आएगा ना उसको 3 पार्ट में स्प्लिट कर लिया, 1 1 1 करके, ठीक है। तो यहाँ से बताओ क्या आ गया, अल्फा -1 का होल स्क्वायर, बीटा -1 का होल स्क्वायर और गामा -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर, यहाँ पर हमें मेंशन करना चाहिए था अल्फा बीटा गामा रियल है। चलो कोई बात नहीं, आगे समझ में क्लियर। कितने लोग बता सकते हैं 3 स्क्वायर्स का सम 0 कब हो सकता है, आवाज़ नहीं आ रही। 3 स्क्वायर का सम 0 तब हो सकता है जब तीनों एक साथ 0 हो जाए रियल नंबर्स में। तो ये तीनों एक साथ 0 होंगे, तो अल्फा की वैल्यू 1 आएगी, बीटा की वैल्यू 1 आएगी और गामा की वैल्यू भी 1 आएगी, अदरवाइज 0 हो नहीं सकते, ठीक है। और जब तीनों की वैल्यू 1 1 आएगी तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर 3 आ गया। कितना आ गया, 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 आएगा। अब कहा गया सबको समझ में, ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर है, समझ में आगे क्या होता है, ठीक है। तो ट्रेस के क्वेश्चन अपन बाद में देखेंगे जरूर, ट्रेस में और क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे। अभी हमने सिर्फ एक बेसिक हिंट लिया है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स का जो सम होता है वो ट्रेस कहलाता है, और ट्रेस केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डिफाइंड है, राइट। अरे आ गया सबको, चलो अब छोटी छोटी टर्म्स बता देता हूँ मैं आपको। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स तो मुझे बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगती, फिर भी आप देख लो। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, कितने लोग समझते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होता है, कोई है पूरी क्लास में से। कॉन्जुगेट एलिमेंट, कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होते हैं, AIJ एंड AJI, ये कहलाते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट, लिख लो आप, ठीक है। AIJ एंड AJI ये कहलाते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट, लिखिए, समझ में आ गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि भी कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होते हैं, तो AIJ और AJI, जैसे मान लो आपसे बोला जाए A12 एंड A21, और बोलो A13 A31, और बोलो A23 और A32, ये सब कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं सब ये, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। समझ में आ गया। तो मैंने ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, बेसिकली बहुत ज़्यादा काम की नहीं चीज़, जैसे ट्रेस काम का है, इस पर JEE मेंस में क्वेश्चन मिलेगा आपको किसी ना किसी पेपर में। इतने सारे पेपर होते हैं, किसी पे भी क्वेश्चन मिल जाएगा, एक क्वेश्चन मिल जाएगा, 2 भी मिल सकते हैं, तो काम आएगा ये। तो ट्रेस काम का है, ठीक है। लेकिन अब कॉन्जुगेट एलिमेंट मैंने तो कभी देखा नहीं क्वेश्चन आते हुए, पर कॉन्जुगेट एलिमेंट सिंपल से एक लॉजिक है, एक टर्म है कि भाई कॉन्जुगेट एलिमेंट होता क्या है, आगे समझ में, ठीक है। अब आता है डिटर्मिनेट ऑफ अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑलरेडी हम पढ़कर आए हैं, डिटर्मिनेट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ध्यान रखें कि कभी भी हम जब डिटर्मिनेट डिफाइन करते हैं तो डिटर्मिनेट केवल और केवल किसका होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा। किसका होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेट डिफाइंड होता है, किसी और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट डिफाइंड नहीं होगा। तो लिख लीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A, corresponding to every square matrix A, corresponding to every square matrix A, ठीक है, a determinate of same order, a determinate of same order, a determinate of same order can be defined, a determinate of same order can be defined which is represented by determinate of A, शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है या फिर ऐसे, दोनों में से किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं। which is defined by determinate of A, DET, और उसके अंदर A लिखा होगा, ऐसे लिखेगा या फिर इस तरह से लिखेगा। ये मॉड का सिंबल नहीं है, डिटर्मिनेट का सिंबल है। किसका सिंबल है ये, डिटर्मिनेट का, ठीक है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर मुझे डिटर्मिनेट में कन्वर्ट करना है तो हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाँ जी, कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते, ठीक है।
अब आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। एक होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर, स्टार लगा लीजिएगा इस पर, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। लिखिए सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चलो कौन बताएगा सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? ठीक है, इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर होगा अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? जीरो। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है तो दैट मैट्रिक्स इज नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है तो दैट मैट्रिक्स इज नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ठीक। और ए नॉन सिंगुलर कहलाएगा, ए जो है वो नॉन सिंगुलर होगा, कब होगा? अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। इसमें सीधा क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट उठ के आ रहा है। आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगा और कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होगा। कोई मैट्रिक्स सिंगुलर होगा अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो है, और कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। आगे सामने, ठीक है। तभी तो टाइप ही चल रहे हैं। अच्छा, रो मैट्रिक्स कौन कौन बता सकता है? रो बता लोगे? रो मैट्रिक्स क्या होगा? एक रो। कॉलम मैट्रिक्स? सिंगलटन। नल मैट्रिक्स? ऑल एलिमेंट जीरो। हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल कॉलम ज़्यादा, और वर्टिकल रेक्टेंगुलर। रो इज नॉट इक्वल्स टू कॉलम। स्क्वायर और ट्रेस समझ में आई गया होगा। ट्रेस क्या होगा? सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स का जो सम होगा वो कहलाता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में कुछ कैटेगरी हैं। तो टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ से ये पार्ट बहुत अच्छे से देखना है अपन को, बहुत अच्छे से समझना है। तो यहाँ से इस पार्ट को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले लिखो यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ लिखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स, सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और दूसरा लिखिएगा ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स लिखिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में दो तरह के हैं, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। डायगोनल के अंदर भी दो तरह के हैं। ठीक है, एक स्केलर है और एक यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, एक स्केलर है और एक यूनिट मैट्रिक्स है। ट्राइंगुलर के अंदर भी दो तरह के हैं, एक है अपर ट्राइंगुलर, और एक है लोअर ट्राइंगुलर। आगे सामने ये लीजिए सर। तो कुल मिला के अगर मैं आपसे पूछूं टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो भैया डायगोनल पढ़ना है हमें डिटेल में, हमें ट्राइंगुलर पढ़ना है डिटेल में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा बता दो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर कैसे होंगे? स्क्वायर की नॉन स्क्वायर? स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे कि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे? अब डिटर्मिनेंट डिफाइंड स्क्वायर के लिए होता है, फिर सोचने लगे तुम। डिटर्मिनेंट डिफाइंड स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर रुक जाएंगे, स्टॉप। अब जो मैं समझाऊंगा आराम से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है अब, है ना? यहाँ से कोई भी नोट नहीं करेगा। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स को अच्छे से सुनिएगा पहले, क्या है कहानी, क्या है भैया इसकी। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है, इसकी जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सबका मैंडेटरी होना, जीरो होना जरूरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल, ये नेसेसरी कंडीशन है। इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि इन तीनों को छोड़कर बाकी सबको जीरो होना ही पड़ेगा। ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है DIAG, D1, D2 और D3। इस तरह शॉर्ट में लिखा जाता है। जब आप ऐसे लिखा हुआ देखोगे ना तो आप समझ जाओगे ये 3/3 का है, क्योंकि तीन ही है, और डायगोनल एलिमेंट्स हैं D1, D2, D3। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? D1, D2, D3। समझ में आ गया? डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? D1, D2, ठीक क्लियर? अब इसमें सोचो, आगे सोचना, ठीक है ना? ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन लोग। D1 0 0 0, D2 0 0 0 0। इट्स अ डायगोनल और नॉट? इट्स अ डायगोनल नॉट? इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स। इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है? D1, D2 और 0। चलो अब आ जाओ। D1 0 0 0 0 0 0 0 0। बताओ ये डायगोनल है या नहीं है?
अच्छा डायगोनल, समझ में आ गया? ठीक है, एक को छोड़कर सारे जीरो हो सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया? जो मैंडेटरी कंडीशन है वो ये है कि इन तीनों को छोड़कर बाकी सबका जीरो होना मैंडेटरी है, ठीक है, वो कंडीशन मैंडेटरी है। बाकी तो ठीक है, इसमें भी ये जीरो भी हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, कोई भी तीनों में से दो जीरो कर लो, तो ये आ गया डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, लिखने का तरीका समझ में आ गया? इसको लिखने का तरीका समझ में आता है, वो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन आता है ना, अगर हमसे कोई पूछे कि डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम, ये सब नोटेड है क्या इधर वाला? सिंगुलर नॉन सिंगुलर तो नोटेड होगा, है ना? नोट नहीं करना है उसके बाद, जो समझा रहा हूँ समझ, यहाँ तक नोटेड है सिंगुलर नॉन सिंगुलर, ये तो नोटेड होगा। अरे हाँ, ये कर रहे हो कि ना? हाँ ठीक है, यहाँ से मना थोड़ा ना किया था, वहाँ से मना किए थे हम। आगे देखो, ठीक है, चलो थोड़ा पिक्चर को ध्यान से देखना, पिक्चर को समझना, इसी पर मैं सारे फॉर्मूले ड्राइव करूँगा। देखो ये एक n बाय n का मैट्रिक्स है, थोड़ा फील करो, कितना कितने बाय कितने का है? n बाय n का। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट होंगे? आवाज़ नहीं आ रही, पक्का n होंगे? श्योर। प्रिंसिपल डायगोनल पे कितने एलिमेंट होंगे? n होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर 3 बाय 3 का कोई मैट्रिक्स है तो टोटल एलिमेंट 9 होंगे। कितने होंगे? भाई 3 बाय 3 में 9 ही होंगे, n बाय n में n स्क्वायर होंगे। n बाय n में कितने होंगे? n स्क्वायर में से n तो इसके बाद चले गए, कितने बचे? आवाज़ नहीं आ रही। टोटल एलिमेंट समझ में आया? टोटल एलिमेंट्स कितने हुए? n स्क्वायर, उसमें से n इसके पास चले गए, बचे कितने? n स्क्वायर माइनस n, उसके दो पार्ट करो, आधा ऊपर आधा नीचे। तो ऊपर वाला पार्ट हमेशा ध्यान रखो, n स्क्वायर माइनस n बाई 2, नीचे वाला पार्ट हमेशा याद रखो n स्क्वायर माइनस। जब भी आप मैट्रिक्स का क्वेश्चन कर रहे हो स्क्वायर है मैट्रिक्स का, ठीक है, आप ये पिक्चर दिमाग में रखना कि प्रिंसिपल डायगोनल पे n होंगे, ऊपर n स्क्वायर माइनस n बाई 2 होंगे, नीचे n स्क्वायर माइनस n बाई 2 होंगे। क्लियर? ठीक है, अब पहला क्वेश्चन, अगर कोई मुझसे पूछे इन डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ n बाय n, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। अरे यार शांति तो रखो यार, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कौन बताएगा? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने लोग समझ गए? मिनिमम जीरो कितनी होंगी? इनको छोड़कर बाकी सब जीरो होंगी, तो ऊपर वाले और नीचे वाला के तो हो गए n स्क्वायर माइनस n। अरे बोलो, टोटल n स्क्वायर होते हैं, कितने होते हैं? उसमें से इनको हटा दो, बाकी सब जीरो होंगे। ठीक है, n स्क्वायर में से किसको हटा दो? n को। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सबका जीरो होना मैंडेटरी है। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस n स्क्वायर माइनस n, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस x स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस। कितने लोगों को पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस? एक को छोड़ के सारे हो सकते हैं, ठीक है ना? सही लिखा है क्या मैंने? सही है, सही तो है, एक को छोड़ के सारे जीरो हो सकते हैं। ठीक है, वैसे गूगल पे तो ये भी लिखा है कि सारे जीरो हो सकते हैं, गूगल पे सर्च मारोगे तो उन्होंने ये लिखा है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? n स्क्वायर माइनस 1 कर लोगे, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो समझ में आ गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो समझ में आ गया। क्लियर है? ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब डायगोनल मैट्रिक्स की फैमिली में दो लोग हैं, कौन कौन है? एक स्केलर है, एक यूनिट है। मैं समझाता हूँ, ठीक है। स्केलर क्या कहता है? स्केलर कहता है भाई है तो डायगोनल ही, तो रहेगा तो डायगोनल ही, ठीक है, लेकिन वो ये कहता है कि है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम। 2 2 2 2, 3 3 3 3, 4 4 4 4। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है k जीरो नहीं होगा। बताओ क्यों? अरे बोलो, अब k जीरो हो जाएगा तो वापस जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा, ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, पर वो सेम कुछ भी हो, 2 2 3 3 4 4 5 5, जीरो को छोड़कर चलेगा। ये कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? जैसे मान लो आपसे कोई पूछे कि a इक्वल टू 5 0 0 0 5 0 0 0 5, बताओ ये स्केलर है या नहीं है? ठीक है, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स आया, उसकी फैमिली का एक मेंबर आया, उसकी फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट आई आइडेंटिटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो चलेगा ही, मतलब जब तक मैट्रिक्स चलेगा तब तक ये चलेगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आई से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल आई से। अंडरस्टूड है, स्टैंडर्ड नोटेशन है इसका। ठीक है, अगर मैंने लिखा I2, क्या लिखा? तो यूनिट मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। दोबारा बोलो, इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर 1। सारे क्या होना चाहिए? अगर सब 1 हो गए तो यूनिट बन जाएगा, अगर सारे 2 है तो स्केलर बन जाएगा।
क्या यूनिट मैट्रिक्स भी एक स्केलर मैट्रिक्स है? अरे है भैया, 1 1 0 0, ये यूनिट मैट्रिक्स है। अच्छा I3 बताओ क्या बनेगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। नहीं आया? क्या आया? समझ में आ गया? ठीक है, तो फाइनली कंक्लूड करें। डायगोनल मैट्रिक्स कितने लोग समझ में आया? डायगोनल मैट्रिक्स मतलब प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सबका जीरो होना मैंडेटरी है। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाएगा, DIAG, समझ जाना। ठीक है, 3 लिखे हैं तो समझ जाना 3/3 का है, 4 लिखेगा तो समझ जाओगे तुम। ठीक है, ये जीरो कर सकते हो, ये भी 2 जीरो कर सकते हो, कोई भी 3 में से, है ना। ठीक है, अगर कोई पूछे कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? n² - n, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? n² - 1, कर लोगे मेरे ख्याल से। ठीक है, और ये पिक्चर हमें दिमाग में रखनी है क्योंकि इसका इस्तेमाल अगले वाले हम पार्ट में करेंगे। टापो फटाफट। हाँ भाई, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। सुनो बाग, सुनो सुनो, अब हम ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं, सुनो। ठीक, वो तो प्लान करने लगा उसके साथ। बेटा कॉलेज में जाने के बाद बोला था मैंने, पेपर देना बाकी है अभी, खुश हो रहा है। सुनो, अब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स पर आ जाओ। ठीक है, अच्छा ट्राइंगुलर में क्या होता है? बेसिकली ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है? इसमें 2 तरह के होते हैं, एक तो अपर होता है, एक लोअर होता है। ठीक है ना, अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में जो पहचान है वो ये है कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले जीरो होंगे या ऊपर वाले जीरो होंगे। प्रिंसिपल डायगोनल के या तो नीचे वाले जीरो या प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले। तो अपर में तो नीचे वाले और लोअर में ऊपर वाले। मैं समझाता हूँ। ठीक है, जैसे लिखा मैंने A B और C, यहाँ क्या लिखा D E और F। तो लोअर ट्राइंगुलर में प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले, नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया। और अपर वाले में, अपर वाले में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले जीरो होंगे। ये लो सर, बस सिंपल है। ठीक है, तो अपर डायगोनल में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले और लोअर में ऊपर वाले, उल्टा चलेगा, अपर में नीचे वाले और लोअर में ऊपर वाले। ठीक है, समझ आ गया? इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो उसको ऐसा बोला जाएगा कि AIJ 0 होगा जब IJ से बड़ा होगा, A21 A31 A32। ठीक है, और यहाँ पर बोलेंगे AIJ 0 होगा जब IJ से छोटा होगा, A12 A13 A23। क्लियर? पर मुझे ये समझ में थोड़ा कम आता है, मुझे ज़्यादा समझ में यही आता है कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले जीरो अपर में और लोअर में ऊपर वाले जीरो। समझ में आ गया? ये नेसेसरी कंडीशन है। क्लियर? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस की बात की जाए या डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की बात की जाए, राइट, तो उसका जवाब देना पहले सोच के। ये समझ में आ गया सबको क्या है? ये बना लो, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। बनाओ यहाँ तक, जल्दी बनाओ। कोई बता सकता है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। कौन बता रहा है? ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में कैसे बताई थी मैंने? पिक्चर याद करो। ये कौन था? ये कितना था? n। ये कितना था? n² - n/2। ये कितना था? n² - n/2। और मैंने आपसे क्या बोला था? मिनिमम जीरो या तो नीचे वाला जीरो होगा या फिर ऊपर वाला। मिनिमम है कंडीशन, या तो नीचे वाला या ऊपर वाला। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगी? n² - n/2, और आप लिख सकते हो n × n - 1/2। बस पिक्चर दिमाग में रखिए, काम खत्म। कर लोगे? ठीक है ना? तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस समझ में आ गए कैसे निकालेंगे? तो अगर कब से पूछा जाए कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो हम बोल सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस होगा वो है इन अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज n² - n/2। समझ में आया? चलो इसमें एक पार्ट और पूछ लेता हूँ मैं आपसे। ठीक, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी तरह का? अरे बोलो। ठीक है, अब बताओ नेक्स्ट। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या होंगे? n/n में। सोच समझ के जवाब देना बाकी लोग। अरे सोच समझ के, जल्दी ना करो। ओह ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ डायगोनल मैट्रिक्स, और थर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। सोच लिया सबने?
ठीक है, कितने लोग सोच रहे हैं? हाँ भाई तुम बताओ, अंशी क्या आंसर आएगा इसका? n+1 पहले वाले में और दूसरे वाले में n² + n/2। ओके चलो ठीक है, मैं समझाता हूँ, मैं समझा रहा हूँ। अच्छा मैंने लिखा मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सुन लो, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, सुनना अच्छे से, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का क्या मतलब है? ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? सुन लो पहले अच्छे से, देखो ये क्या आपके सामने एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना हुआ है? आवाज नहीं आ रही? क्या ये सारे अलग हैं? अरे हाँ, क्या ये सारे अलग हैं? अरे बोलो ना यार, क्या ये सारे अलग हैं? तो यस, n एलिमेंट्स अलग हैं। क्या ये सारे अलग हैं? तो n² - n/2 भी अलग हैं। और क्या ये सारे सेम हैं? तो ये एक ही बार काउंट होगा। कितनी बार काउंट होगा? एक ही बार काउंट होगा। मेरे को डिस्टिंक्ट लोग चाहिए, डिस्टिंक्ट। तो n² - n/2 डिस्टिंक्ट है, n डिस्टिंक्ट है और 1 एक डिस्टिंक्ट है। कितना आंसर आया बताओ? कितना आया बोलो? n² - n/2 + n+1। नहीं आया? क्या आया? अरे आया कि नहीं आया? इसको एलसीएम ले लेना, ले लोगे? कितना आ जाएगा ये? n² + n/2 + 1। सही लिख रहा हूँ कि गलत? सही लिख रहा हूँ। समझ में आ गया? ये आ गया मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तुम बताओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ डायगोनल मैट्रिक्स। तुम बताओ कितना होगा? हाँ हाँ हाँ, बना लो तुम पेपर पे। हाँ भाई तुम बताओ। अरे यार तुम बताओ कितना होगा? कितने लोगों को पता है किसकी बात कर रहा हूँ मैं? डायगोनल। डायगोनल में देखना क्या होता है? D1 D2 D3, बाकी सब क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट एलिमेंट। कितने हुए? ये कितने होता है? n। ये कितने होता है? और सब मिला के एक ही तो काउंट होगा, ये सब मिला के। तो बताओ मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने होंगे? n+1। रटना नहीं है, रटना नहीं है, तुरंत बनाना उस समय। ठीक है, छापो यहाँ तक। ठीक है, छाप लो इसको। जी बोलिए। नहीं बता पाएंगे? नहीं, वो एक्चुअली है ही नहीं, कहीं भी कहीं मिले ही नहीं एक्चुअली आज तक। कुछ चीज़ें साइलेंट है, पता ही नहीं चली एक्चुअली। ठीक है ना? नहीं नहीं, सच है ये। अगर भाई किसी को मिले तो मुझे बताना जरूर, मेरे को भी जानना है। वो जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। देखा जाए लॉजिकली तो सारे जीरो हो सकते हैं, कि मिनिमम कंडीशन जो है वो 3 जीरो होने चाहिए। उसके बाद सारे जीरो हो जाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, उसमें कहीं लिखा नहीं है ना, तो मैं कैसे बोल दूँ? इसलिए मैं फिर कुछ स्टेटमेंट देने दिया। बोलिए सर। कैसे? समझे नहीं? मैं फिर बोल रहा हूँ, आप जो जा रहे हो उस पर क्या कर रहे हो आप मेरे से? कि मैं बोल रहा हूँ अपर में ये मिनिमम कंडीशन है, अब उसके बाद कुछ भी हो है तरीके से देखा जाए तो। पर मैं कोई स्टेटमेंट इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैं श्योर नहीं उस बारे में, बस। ठीक है ना? अपर में लोअर जीरो होगा, लोअर में अपर जीरो होगा। अब कल को तुम नीचे वाले भी जीरो कर दोगे और ऊपर वाले भी जीरो हो गए तो मैं क्या बोलूँगा उसको? तो वो कुछ बोला ही नहीं जाएगा उसको, वो ना तो स्पेसिफिकली अपर बोला जाएगा ना लोअर। ठीक है, इसलिए मैं कोई स्टेटमेंट दे नहीं रहा इस बारे में। ठीक, फिर भी किसी को मिले तो मुझे बताइएगा ज़रा। चलिए बढ़े आगे। हाँ भाई लास्ट है ना, एक क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं अपन लोग, उसको आप ट्राई करिएगा। आंसर जैसे पूछा जाएगा केवल वही बोलेगा। ठीक, नेक्स्ट टर्न से अब इसकी थ्योरी को थोड़ा बढ़ाएंगे और नेक्स्ट टर्न पे हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे बेसिकली। ए जो है एक n/n का मैट्रिक्स है, ठीक है, और L = मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। L = मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है, अगर A जो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, A ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, और M क्या है? M इज ए मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट अगर A डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, ओके। एंड P = क्या है? P इज ए मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस।
मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, ए अगर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसने लिखा है कि अगर L प्लस 5 इक्वल टू P प्लस 2M है तो आपको बताना है N की वैल्यू क्या होगी। करेक्ट। अब ये क्वेश्चन उस बच्चे के लिए आसान है, इसको थ्योरी पूरी याद है, ये कॉन्सेप्ट याद है, नहीं तो आप फंस गए इस क्वेश्चन में। पढ़े आगे भाई? कर लिया? नहीं किया अभी तक? सीधा फॉर्मूले तो लगाना है, सब तो मैंने लिखवा ही दिया। अगर मैं नहीं लिखवाता तो फिर टफ होता तुम्हारे लिए, पर जब मैं डेटा सारा लिखवा चुका हूँ तो एक लाइन का क्वेश्चन है, डेटा रखना है, आंसर है। कितना आ रहा है? 5 आ रहा है या 4 आ रहा है? 4 आ रहा है, मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे तुक्के मारे हैं। 4 आ रहा है कि 5 आ रहा है मुझे नहीं पता, 4 आ रहा है। लेट मी चेक, देखो भैया, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, L इज वॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन एन ट्राइंगुलर मैट्रिक्स लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ बताना? L क्या लिखवाया था मैंने? n²/n/2+1, करेक्ट है क्या? अच्छा, व्हाट इज M? डायगोनल मैट्रिक्स में n+1, वो भी लिखवा चुका हूँ मैं। P मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, वो भी मैंने लिखवाया। कितना लिखवाया भैया? n² - n/2, ठीक है ना। ये सब डेटा आपके सामने लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में। इन सारे डेटास का यूज़ करिए, रख दीजिए L+5, ठीक है। L+5 का मतलब हो गया n² + n/2 + 1 + 5, 6, ठीक है। और ये कितना आएगा? P कितना है? n² - n/2 + 2m, 2m का मतलब आएगा 2n + 2। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? ठीक है, सही कर दूँ सॉल्व? तो n² + n + 12, 2 से नीचे से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n² + 3n + 4, तो n² से n² की दुनिया लुट गई, ठीक है। तो n मेरे पास 4 आ रहा है, तुम्हारा कितना है? तुम्हारा 4 ही आ रहा है, तो n की वैल्यू 4 आएगी। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? लास्ट एक क्वेश्चन लिख लो, कर लाना घर से, वैसे तो है तो 30 सेकंड का ही, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ गया। देखो क्वेश्चन, हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिक्स of order 3 by 3, how many diagonal matrix of order 3 by 3 can be formed? How many diagonal matrix of order 3 by 3 can be formed if a11 equal to x² - x, a22 equals to -x, और a33 equal to 1, ठीक है। हाउ मैनी डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 कैन बी फॉर्म्ड इफ a11 equal to x² - x, a22 equals to -x, a33 equal to 1। स्टार्ट। बोलना नहीं है। तो डायगोनल मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स है? और ट्रेस नहीं दिया है मैंने, ट्रेस नहीं दिया, ट्रेस ऑफ ए दिया ना, 1 है यार, नहीं दिया था, तो करोगे कैसे? अच्छा ठीक है, ट्रेस ऑफ ए इज 1 है ना, ये मतलब मैट्रिक्स। कर लोगे अब तो? कितने लोग कर लेंगे? पहले डायगोनल मैट्रिक्स बना लोगे? अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स कैसे बनाओगे? x² - x 0 0, आगे बोलो 0 - x 0, और बोलो 0 0 1। ये बन गई 3 by 3 की डायगोनल मैट्रिक्स, बन गई, ठीक है। तो जितनी x की वैल्यू आएंगी उतनी डायगोनल मैट्रिक्स बनेंगी। इन तीनों का सम कितना दे रखा है? इन तीनों का सम 1 दे रखा है, ट्रेस ऑफ ए 1 दे रखा है, तो क्या लिखोगे? x² - x - x + 1 = 1, खच खच, ठीक है। तो यहाँ से x की दो खूबसूरत वैल्यू आएंगी, 0 और 2। कितनी आएंगी? जब x के लिए 0 रखोगे तो एक आंसर आएगा, 2 रखोगे दूसरा आंसर आएगा। कर लोगे? कितने डायगोनल मैट्रिक्स बनेंगे? 2 बनेंगे। समझ में आ गया? चलो, तो डायगोनल मैट्रिक्स कितने लोगों को समझ में आ गया? नहीं आया? नहीं आया डायगोनल मैट्रिक्स?
डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सबका जीरो होना मैंडेटरी। पढ़ लेना अच्छे से और कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, वैसे आसान है। अगले लेक्चर से इस पर थोड़ा सा अपन क्वेश्चंस करेंगे ज़्यादा। चलो भैया।